नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो मेयर ऑफ कैस्टरविच कर रहे थे हम। चैप्टर 38 तक हमने किए थे। अब चैप्टर 39 से हमको स्टार्ट करना है। तो बिना कोई समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। When Firefly descended out of the loft breathless from his encounter with Henchard, he paused at the bottom to recover himself. तो जब फायरफ्रे हैंचर्ड से उस मुठभेड़ के बाद, उस लड़ाई के बाद नीचे उतरा, तो वो खुद को संभालने के लिए थोड़ी देर वहां पे रुका। He arrived at the yard with the intention of putting the horse into the gig himself, or the man having a holiday and driving to a village on the Budmouth road. उसके बाद वो यार्ड में आ गया। और क्यों आ गया है वो यार्ड में? अपने घोड़े को अपनी गिग से, अपनी दोपहिया गाड़ी से बांधने के लिए। क्योंकि सारे जो आदमी है ना वो हॉलीडे पे हैं। और वो कहाँ जा रहा है? विलेज ऑन बडमॉथ रोड, एक ऐसे गांव में जाना चाह रहा है। किसी काम से जाएगा जो कि बडमॉथ रोड से होते हुए जाता है। डिस्पाइट द fearful struggle, he decided still to persevere in his journey so as to recover himself before going indoors and meeting the eyes of Rosetta. उस भयानक संघर्ष के बावजूद भी उसने अपनी यात्रा को कंटिन्यू करने का फैसला किया है, ताकि घर के अंदर जाने और लूसेटा की आंखों से आंखें मिलने से पहले वो खुद को संभाल सके। He wished to consider his course in a case so serious. वो इतने गंभीर मामले में अपने द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी कदम पे विचार करना चाहता था, सोच समझ के कोई भी काम करना चाहता था आगे। When he was just on the point of driving off, Whittle arrived with a note badly addressed and bearing the word immediate upon the outside. तो जब वो बाहर था और गाड़ी से निकलने ही वाला था, रवाना होने वाला था, तो विटल एक नोट लेके आया जिस पर गलत तरीके से लिखा हुआ था, बैडली एड्रेस्ड लिखा हुआ था। और एक वर्ड लिखा हुआ था उस पर स्पष्ट, वो था इमीडिएट, तत्काल। ठीक है, तो कौन सा वर्ड है जो विटल लेटर लेके आया उस पर लिखा हुआ है? तो इमीडिएट। ऑन ओपनिंग इट ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट इट वॉज अनसाइंड। जब उसने उस लेटर को खोल के देखा है डोनाल्ड ने, तो वो काफी आश्चर्यचकित हो गया ये देख करके कि ये लेटर तो अनसाइंड है, इस पे साइन नहीं किए गए हैं। इट कंटेन्ड अ ब्रीफ रिक्वेस्ट। तो ये जो लेटर है ना, इसमें एक रिक्वेस्ट की गई है, विनती की गई है, दैट ही वुड गो टू वेदरबरी दैट इवनिंग अबाउट सम बिजनेस, कि उसको किसी काम के सिलसिले में कहाँ जाना चाहिए, आज शाम को वेदरबरी जाना चाहिए, विच ही वॉज कंडक्टिंग देयर, जो कि वो बिजनेस है कहाँ चलता है? वेदरबरी में चल रहा है। मतलब फारफ्रे को वेदरबरी में अपने बिजनेस से संबंधित किसी काम के सिलसिले में वेदरबरी जाना चाहिए। फायरफ्रे न्यू नथिंग दैट कुड मेक इट प्रेसिंग। फायरफ्रे ऐसी कोई भी चीज नहीं जानता था जो चीज उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करे या दबाव बनाए। किस चीज के लिए? वेदरबरी जाने के लिए। बट एज ही वॉज बेंट अपॉन गोइंग आउट, लेकिन चूंकि वो वहां से कहीं बाहर दूर जाना चाहता था, ही yielded टू द अनोनिमस रिक्वेस्ट। उसने उस अनजान विनती के आगे अपने आप को झुका दिया, मतलब उस विनती को एक्सेप्ट किया। particularly as he had a call to make at मैजिस्टॉक, विशेष तौर पर इसलिए भी क्योंकि उसे मैजिस्टॉक से भी बुलावा आया था। विच कुड बी इंक्लूडेड इन द सेम ट्यूर, जो कि उस सेम ट्यूर में ही रास्ते में कवर किया जा सकता था। मतलब वेदरबरी के रास्ते में मैजिस्टॉक पड़ता है, तो उसने सोचा है कि मैजिस्टॉक का जो काम है वो भी निपटा दूंगा। Thereupon he told Whittle of his change of direction in words which Henchard had overheard and set out on his way. और यहाँ पर उसने विटल को अपनी चेंज ऑफ डायरेक्शन, दिशा के बदलने के बारे में, जगह बदलने के बारे में बताया, जिसे हेंचर्ड ने सुन लिया और उसके बाद अपने रास्ते पर चल पड़ा। Firefly had not directed his men to take the message indoors, and Whittle had not been supposed to do so on his own responsibility. फायरफ्रे ने अपने आदमी को संदेश को घर के अंदर ले जाने का निर्देश नहीं दिया था। मतलब फायरफ्रे ने विटल को ये नहीं बताया था कि ये बात घर में बता देना। और विटल को अपनी जिम्मेदारी पे ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं थी। भाई विटल खुद से क्यों ही बताता आगे उसकी पत्नी को? तो ना तो डोनाल्ड ने कहा उसे बताने के लिए, ना ही उसने खुद बताया। Now the anonymous letter was a well-intentioned but clumsy contrivance of Longways and other of Firefly's men to get him out of the way for the evening, in order that the satirical mummery should fall flat if it were attempted.
तो अब ये हमको पता चला है कि वो एनोनिमस लेटर किसने लिखा है। तो ये जो एनोनिमस लेटर है, ये वेल इंटेंशनड, पूरे इरादे के साथ में लिखा गया है, बट क्लमजी कॉन्ट्रीवेंस ऑफ लॉन्गवेज एंड अदर ऑफ फायरफ्रेज मैन। किसके द्वारा लिखा गया है ये फायरफ्रे और उन अन्य लोगों के द्वारा लिखा गया है, उनके घटिया इरादों के संदर्भ में। क्लमजी कॉन्ट्रीवेंस का मतलब क्या होता है? उनके, देखिए वैसे तो नेक इरादे होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब आयरनिकल है, ठीक है ना, एक सटायर है। क्या है कि वो उनके जो घटिया इरादे थे ना, उन इरादों को पूरा करने के लिए उन्होंने ये लेटर जानबूझ के लिखा है कि जो डोनाल्ड है वो उनके रास्ते से हट जाए उस शाम को, ताकि उस शाम को वो जो सैटेरिकल ममरी होने वाली है। सैटेरिकल ममरी क्या है? वो व्यंग्यपूर्ण दिखावा, जो व्यंग्यपूर्ण दिखावा अपन ने पढ़ा था ना इससे सेकंड लास्ट चैप्टर में, स्किमिंगटन राइड। तो वो स्किमिंगटन राइड की ही बात है कि अगर आज शाम को वो स्किमिंगटन राइड, वो सैटेरिकल ममेरी अटेम्प्ट हुई, तो वो अच्छे से हो जाए, शुड फॉल फ्लैट, बिना किसी परेशानी के वो परफॉर्म हो जाए। इसके लिए डोनाल्ड फारफे को उन्होंने शहर से गुमराह करके किसी और जगह पर भेज दिया था। By giving open information, they would have brought down upon their heads the vengeance of those among their comrades who enjoyed these boisterous old games, and therefore the plan of sending a letter recommended itself by its indirectness. और इसके बाद क्या होता है यहाँ पर? इसके बाद ये होता है कि उस खुली जानकारी को देकर वो अपने साथियों में उन लोगों से बदले को पूरा कर सकते थे जो इन पुराने खेलों का आनंद लेते थे। ठीक है, इस लेटर के बाद में क्या कर सकते थे? वो उन लोगों से वो रिवेंज ले सकते थे, बदला ले सकते थे, जिन लोगों को वो पसंद नहीं करते थे, जैसे डोनाल्ड फायरफ्रे, माइकल हैंचर्ड और उसकी पत्नी रूसेटा। अब फायरफ्रे को भी पसंद क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो पहले से बदल गया है, जब वो इस गांव में आया था तब वो अलग था और आज वो अलग है। तो उनसे बदला लेने के लिए जो लोग इस चीज में दूसरे लोगों को बदनाम करने में उनका आनंद लेते हैं, वो उन चीजों के लिए, उस प्रतिशोध के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। और इसलिए एंड देयर फॉर द प्लान, और इसलिए इस लेटर को भेजने की योजना अपनी अप्रत्यक्षता के कारण खुद ही साबित हो गई थी। For poor Lucetta, they took no protective measure, believing with the majority there was some truth in the scandal, which she would have to bear as she best might. बेचारी लूसेटा के लिए उन्होंने कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं किया, क्योंकि बहुमत के साथ, मेजोरिटी के साथ उनका मानना क्या था कि इस घोटाले में कुछ तो सच्चाई है, जिसे उसे अपनी पूरी क्षमता के अनुसार, जिसे उसे अपनी पूरी क्षमता के अनुसार, पूरी हिम्मत के अनुसार सहना होगा। किसे? लूसेटा को, हैंचर्ड का पुराना प्यार और डोनाल्ड की वर्तमान पत्नी जो है लूसेटा, उसे उस स्किमिंगटन राइड को, उसके मजाक को सहना ही होगा। It was about 8 o'clock, and Lucetta was sitting in drawing room alone. Night had set in for more than half an hour, but she had not had the candles lighted, for when Firefly was away, she preferred waiting for him by the firelight, and if it were not too cold, keeping one of the window sashes a little way open that the sound of his bees might reach her ears early. अब करीब 8 बज चुके हैं और लूसेटा जो है वो ड्राइंग रूम में अकेली बैठी थी। रात को स्टार्ट हुए आधे घंटे से ज्यादा हो चुका था, लेकिन उसने मोमबत्तियां नहीं जलाई थी। क्यों? क्योंकि जब फायरफ्रे घर से बाहर होता था तो वो आग की रोशनी में ही फायरफ्रे का इंतजार करना पसंद करती थी, और अगर बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती थी तो वो खिड़की का एक हिस्सा खुला रखती थी, ताकि फायरफ्रे की गाड़ी के जो पहियों की आवाज है वो जल्दी से जल्दी लूसेटा के कानों तक, उसके कानों तक पहुंच जाए। She was leaning back in the chair in a more hopeful mood than she had enjoyed since her marriage. वो कुर्सी पर पीछे की ओर झुकी हुई थी, पीछे की तरफ झुक के ऐसे बैठी हुई थी, अपनी शादी के बाद से अब तक सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा उम्मीद से भरी हुई मन की स्थिति में आज वो सबसे ज्यादा खुश है अपनी शादी के बाद से। क्यों है? क्योंकि एक तो सुबह इतना अच्छा इंसिडेंट हुआ है कि भाई एक शाही व्यक्ति से वो मिली है, और दूसरी वजह क्या है उसके पास खुश होने की, कि अब हैंचर्ड के पास कोई सबूत नहीं है जिससे वो लूसेटा को बदनाम कर सके। ठीक है, इसलिए वो काफी खुश है।
The day had been such a success, and the temporary uneasiness which Henchard's show of effrontery had wrought in her disappeared with the quiet disappearance of Henchard himself under her husband's reproof. और दिन काफी सफल रहा था। हैंचर्ड की बेशर्मी ने उसके अंदर जो अस्थायी बेचैनी पैदा की थी, वो उसके पति की फटकार के बाद हैंचर्ड के चुपचाप गायब हो जाने के साथ ही वो बेचैनी भी लूसेटा की गायब हो गई थी। The floating evidences of her absurd passion for him and its consequences had been destroyed, and she really seemed to have no cause for fear. उसके लिए उसके बेतुके जुनून और उसके परिणामों के जो तैरते हुए सबूत थे, कौन से थे ये सबूत? लूसेटा के द्वारा हैंचर्ड को लिखे हुए वो लेटर्स थे। अभी मैंने आपको बताई थी ना दोनों बातें, कि वो क्यों खुश है। एक तो आज का दिन, दूसरा वो लेटर्स खत्म हो चुके हैं। तो लूसेटा के लिए उसके और और उन जुनून से, उन लेटर्स से बनने वाले परिणामों के जो सबूत हैं, वो सब नष्ट हो गए थे, और अब उसे वास्तव में डरने की कोई वजह नहीं दिखाई दे रही थी। The reverie in which these and other subjects mingled was disturbed by a hubbub in the distance that increased moment by moment. और ये ख्याल जिसमें ये डूबी हुई थी, ये ख्याल एक दूसरे से घुले मिले थे, ये दूर से आ रहे एक शोरगुल से भंग हो गए। ये जो ख्याल अभी उसके मन में चल रहे हैं, ये सभी ख्याल थोड़ी दूर से एक शोर आ रहा है, उससे भंग हो गए हैं, और ये शोर जो है वो पल पल बढ़ता जा रहा है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अब होगा मेयर ऑफ कैस्टरबिच का सेकंड सबसे बड़ा इंसिडेंट। पहला इंसिडेंट हमने पढ़ा था, हैंचर्ड के द्वारा अपनी पत्नी और बच्ची को बेचना, और अब होगा दूसरा सबसे बड़ा इंसिडेंट। It did not greatly surprise her, the afternoon having been given up to recreation by a majority of the populace since the passage of the royal equipages। और ये जो चीज है, ये जो आवाज है, इस आवाज से लूसेटा को काफी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उस शाही व्यक्ति के गुजरने के बाद से ही अधिकांश लोगों ने दोपहर का सारा समय किस में बिताया था? मनोरंजन में बिताया था। But her attention was at once riveted to the matter by the voice of a maid servant next door, who spoke from an upper window across the street to some other maid even more elevated than she। लेकिन उसका ध्यान तुरंत बगल के कमरे में रहने वाली एक नौकरानी की आवाज से इस मामले पे गया, जो सड़क के उस पार एक दूसरी खिड़की में खड़ी हुई नौकरानी से बात कर रही थी, और जिसकी आवाज उसके घर के बगल वाली जो नौकरानी है, उसके बगल के रूम वाली नौकरानी से भी ज्यादा तेज थी। मतलब बहुत, दोनों, उसके बगल में रूम में नौकरानी रहती है, अमीर लोग हैं साहब, नौकरों को भी घर में रूम दे रखे हैं। तो ये नौकरानी सामने घर में एक नौकरानी और है, उससे दोनों खिड़कियों में खड़े होकर आपस में बात कर रही हैं। विच वे बी दे गोइंग नाउ, इंक्वायर द फर्स्ट विद इंटरेस्ट। वे किस ओर जा रहे होंगे? पहली महिला ने पूछा। I can't be sure for a moment, said the second, because of the mortar's chimney. Oh yes, I can see them well, I declare, I declare। मैं इस बात को निश्चितता के साथ नहीं कह सकती एक पल के लिए भी। दूसरे ने कहा, क्यों? मार्टर की जो चिम्बली है, उसकी वजह से मैं इस बात को निश्चितता से नहीं कह सकती। अब ये चिम्बले क्या है? देखिए, पहली चीज तो ये मार्टर की है, दूसरी चीज ये चिम्बले क्या है? चिम्बले जो है ना, ये चिमनी का पुराना स्वरूप है। चिमनी को पहले क्या कहा जाता था? चिम्बले कहा जाता था। तो चिम्बली ये कोई मार्टर का नाम का व्यक्ति है, हाउस का ओनर है मार्टर। उनकी चिमनी की वजह से ये देख नहीं पा रही है स्पष्ट तौर पे कि वो जो आवाज है वो किस ओर जा रही है। इसलिए ये कहती है कि मैं इस बात को निश्चितता से नहीं बता सकती, क्योंकि जो मार्टर की चिमनी है उसका जो धुआं धुआं है ना, वो बीच में आ रहा है, इस वजह से मैं बता नहीं सकती। ओ यस, आई कैन सी देम, और हाँ, मैं उन्हें देख सकती हूँ। आई डिक्लेयर, मैं घोषणा करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ। वट फ्रॉम द फर्स्ट, मोर एंथुसियास्टिकली। क्या क्या? पहले वाली ने अधिक उत्साह से पूछा। दे आर कमिंग अप कॉर्न स्ट्रीट आफ्टर ऑल, दे सिट बैक टू बैक। वो आखिरकार कॉर्न स्ट्रीट पे आ रहे हैं, वो एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। वट? टू ऑफ देम? आर दे टू फिगर्स? क्या वो दोनों? क्या उनमें दो आकृतियां हैं, दो फिगर्स हैं, दो दो ऐसे आकृतियां हैं जो इंसानों को रिप्रेजेंट करती हैं? यस, टू इमेजेस ऑन ए डंकी, बैक टू बैक, देयर एल्बोज टाइड टू वन अनदर, शी इज फेसिंग द हेड एंड ही इज फेसिंग द टेल। हाँ,
वो दोनों एक गधे पे बैठे हुए हैं, पीठ से पीठ सटाए हुए। उनकी कोहनियां एक दूसरे से बंधी हुई हैं। और गधे के सर की तरफ जो चेहरा है वो किसका है? उस लेडी फिगर का है। और पूंछ की तरफ किसका चेहरा है? जेंट्स फिगर का, मेल फिगर का है। इज इट मीन्ड फॉर एनीबडी इन पर्टिकुलर? क्या ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए है? ये जो फिगर्स बनाए गए हैं, पुतले बनाए गए हैं, या किसी विशेष व्यक्ति के लिए हैं क्या? वेल इट मिड बी। खैर ये हो सकता है। द मैन हैज गॉट ऑन ए ब्लू कोट एंड कर्समेयर लॉगिंग्स। तो जो आदमी है उसने एक नीला कोट और कर्समेयर लॉगिंग्स लेगिंग्स पहनी हुई हैं। कर्समेयर लेगिंग मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी लेगिंग्स जो जर्सी, न्यू जर्सी में लोग पहना करते हैं, वो पतली पतली सी और जांघों के पास से फूली हुई सी। वो जो आदमी है उसने एक ब्लू कोट पहना हुआ है और कर्समेयर लेगिंग पहनी हुई है। ही हैज ब्लैक विस्कर्स। उसकी काली मूछें हैं। एंड ए रेडिश फेस। और रेड कलर का चेहरा है। इट इज ए स्टफ्ड फिगर विद ए फॉल्स फेस। यह एक नकली चेहरे वाला, एक भरे हुए चेहरे वाला व्यक्ति है। झूठे चेहरे वाला ये एक व्यक्ति का फिगर है। द दिन वॉज इंक्रीजिंग नाउ देन इट लेसन्ड अ लिटिल। तो शोर कभी बढ़ता कभी कम हो जाता। देयर आई शंट सी आफ्टर ऑल क्राइड द डिसअपॉइंटेड फर्स्ट मेड। वहां आखिरकार मैं इसको नहीं देखना चाहती, पहली नौकरानी चिल्लाई। दे हैव गॉन इनटू ए बैक स्ट्रीट, दैट्स ऑल, said the one who occupied the inviolable position in the attic. There now I have got them all endways nicely. वो पीछे की गली में चले गए हैं, बस इतना ही। ये जो अटारी है, ये जो एटिक है, इस अटारी में ईर्ष्यापूर्ण स्थान पे बैठे हुए व्यक्ति ने कहा है। कौन है वो बैठा हुआ व्यक्ति? वही फर्स्ट पर्सन। नहीं नहीं, फर्स्ट पर्सन नहीं है। वहां पे नीचे एक अटारी है, उसमें बैठा हुआ एक व्यक्ति है। उसने कहा है उन दोनों से कि वो बैक स्ट्रीट में चले गए हैं वहां। और अब मैंने उन सभी को अच्छी तरह से अंत तक पहुंचा दिया है। व्हाट्स द वुमन व्हाट्स द वुमन लाइक? तो वो औरत कैसी है? कौन सी औरत की बात हो रही है ये? गधे के ऊपर दो फिगर बैठे हुए हैं ना, आदमी का तो उन्होंने वर्णन कर दिया, अब ये वुमेन की बात कर रहे हैं। जस्ट से एंड आई कैन टेल इन ए मोमेंट इफ इट इज मेंट फॉर वन आई हैव इन माइंड। बस बता दो और फिर मैं एक पल में बता दूंगा कि क्या ये मेरे मन में मौजूद किसी औरत के लिए है, क्या ये किसी ऐसी वुमेन के लिए है जिसकी छवि मेरे मन में है। My, why, it is dressed just as she dressed when she sat in the front seat at the time the play actors came to the town hall. ये जो फिगर है ना औरत का, ये वैसे ही कपड़े पहने हुए है जैसे कि उसने तब पहने हुए थे जब वो उस टाउन हॉल में अभिनेता आए थे ना नाटक करने के लिए। तब वो आगे की सीट पे बैठी हुई थी। टाउन हॉल कौन सा है? जहां पर वो शाही व्यक्ति इन सबसे मिला था। तो उस टाउन हॉल में जब वो नाटक करने वाले अभिनेता आए थे, तो ये सेम कपड़े वैसे ही हैं जो उस महिला ने वहां पे पहने हुए थे जो फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी। नाम नहीं लिया है अभी इसने किस महिला ने। समझ तो ये गई है कि लूसेटा ने वो कपड़े पहने हुए थे, सेम कपड़े इस फिगर को पहनाए हुए हैं, लेकिन ये नाम नहीं ले रही है इस बात का। लूसेटा स्टार्टेड टू हर फीट and almost at the insane, the door of the room was quickly and softly opened. Elizabeth Jane advancing into the firelight. लूसेटा अपने पैरों पे खड़ी हो गई और उसी क्षण कमरे का दरवाजा जल्दी खुल गया, तेजी से खुल गया, और एलिजाबेथ जेन आग की रोशनी में आगे बढ़ी। I have come to see you, she said breathlessly. I did not stop to knock. Forgive me. I see you have not shut your shutters and the window is open. मैं तुमसे मिलने आई हूँ, उसने सांस फूलते हुए कहा। मैं दरवाजा खटखटाने के लिए नहीं रुकी, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने देखा था कि तुमने जो अपनी शटर है, अपनी जो खिड़की है, ये बंद नहीं की है, पर्दे नहीं गिराए हैं और खिड़की ओपन ही है अभी तक। क्योंकि जेन को पता चल गया है कि ये क्या हो रहा है बाहर, ठीक है, और वो नहीं चाहती कि लूसेटा देखे, उसको बुरा लगे इस चीज का। Without waiting for Luceta's reply, she crossed quickly to the window and pulled out one of the shutters. लूसेटा के जवाब का इंतजार किए बिना वो जल्दी से खिड़की के पास गई और उसने एक शटर को नीचे खींच दिया। लूसेटा ग्रेडेड टू हर साइड। लूसेटा उसके बगल में सरक के आ गई। Let it be, hush, she said peremptorily in a dry voice while she seized Elizabeth Jane by the hand and held up her finger. चुप हो जाओ, लूसेटा जो है उसने कहा है एक सख्त लहजे में, एक सूखी आवाज में, जब एलिजाबेथ जेन ने उसका हाथ पकड़ा
और उसकी उंगली को ऊपर उठाया। Their intercourse had been so low and hurried that not a word had been lost of the conversation without which had thus proceeded. उनकी बातचीत इतनी धीमी और जल्दबाजी में हुई कि बातचीत का एक भी शब्द बाहर नहीं गया, जो बातचीत का एक भी शब्द बाहर नहीं सुनाई दिया था, जो इस प्रकार था। क्या थे वो शब्द? Her neck is uncovered and her hair in bands and her back combed in place. She's got on a paws silk and white stockings and colored shoes. उसकी गर्दन ओपन है। अब ये बातचीत जो है ना, ये किन की बातचीत है? ये उन दो महिलाओं की बातचीत है। वो व्याख्या कर रही है इस चीज की कि वो जो लेडी फिगर है उसका वेशभूषा, उसका दिखावा कैसा है, कि उसकी गर्दन जो है वो खुली हुई है, उसके बाल बंधे हुए हैं, उसकी पीठ पर एक कंघी कंघी लगी हुई है, कंघी, बैक कॉम्ब। उसने रेशमी पीला कपड़ा, सफेद मोजे और रंगीन जूते पहने हुए हैं। अगेन एलिजाबेथ जेन अटेम्प्टेड टू क्लोज द विंडो बट लूसेटा हेल्ड हर बाय मेन फोर्स। दोबारा से जेन ने खिड़की बंद करने की कोशिश की है, लेकिन लूसेटा ने उसे अपनी पूरी ताकत से रोक दिया। इट इज मी, शी सेड विद ए फेस पेल एज डेथ। ये तो मैं हूँ, उसने कहा। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। ए प्रोसेशन, ए स्कैंडल, एन एफिजी फॉर ऑफ मी एंड हिम। एक जुलूस, एक कांड, मेरा और उसका एक पुतला, एक ऐसा पुतला जिसका मजाक उड़ाया जाता हो। एफिजी का मतलब होता है पुतला, ठीक है? तो वो समझ गई है अब दूसरे टक, ये तो मेरे बारे में बात हो रही है। और ये सुनकर उसका चेहरा एकदम डेड व्यक्ति की तरह पीला पड़ गया है। वो कह रही है कि मेरे लिए एक जुलूस निकाला जा रहा है, मेरे ऊपर मुझे मॉक करने के लिए एक स्कैंडल किया जा रहा है, एक कांड किया जा रहा है, और मेरा पुतला बनाया गया है और उसका एक पुतला बनाया गया है। उसका तो कौन का अभी पता चल जाएगा। वैसे तो हमको पता चल जाना चाहिए अब तक। The look of Elizabeth betrayed that the latter knew it already. Elizabeth के चेहरे से ऐसा लग ही रहा था कि उसे ये बात पहले से ही पता थी। Let us shut it out, coaxed Elizabeth Jane, noting that the rigid wildness of Lucilla's features were going yet more rigid and wild with the meaning of the noise and laughter. Let us shut it out. चलो इसे बंद कर देते हैं, जेन ने समझाया, ये देखते हुए कि लूसेटा के चेहरे की कठोरता जो है वो हंसी और शोर की वजह से और भी ज्यादा कठोर और भी ज्यादा जंगली होती जा रही थी। और उसने कहा कि चलो इसे बंद कर देते हैं। जो लूसेटा के फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा कठोर और जंगली होते जा रहे हैं ये सब सुन करके। तो इसलिए उसने, जेन ने कहा है कि चलो खिड़की को बंद कर देते हैं। इट इज ऑफ नो यूज, शी श्रीक्ड। इसका कोई फायदा नहीं, वो चिल्लाई, बहुत तेजी से चिल्लाई। ही विल सी इट वोंट ही, वो इसे देख लेगा, है ना? डोनाल्ड विल सी इट, डोनाल्ड इसे देख लेगा। ही इज जस्ट कमिंग हेयर एंड इट विल ब्रेक हिज हार्ट, ही विल नेवर लव मी एनी मोर एंड ओ इट विल किल मी, किल मी। वो यहाँ पे बस आता ही होगा, घर पे आता ही होगा, और इसको देखकर उसका दिल टूट जाएगा, वो कभी मुझसे प्यार नहीं करेगा। ओ ये चीज मुझे मार देगी, ये चीज मुझे मार देगी। तो अब इस लाइन से तो आप समझ ही गए होंगे कि वो सेकंड फिगर किसका है। तो वो सेकंड फिगर है माइकल हैंचर्ड का। Elizabeth Jane was frantic now. Oh, can't something be done to stop it? She cried. Is there nobody to do it? Not one. Elizabeth Jane अब काफी गुस्से में आ गई थी। ओह, क्या इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? वो चिल्लाई। क्या इसे रोकने वाला कोई व्यक्ति नहीं है? क्या एक व्यक्ति भी नहीं है? शी relinquished Luceta's hand and ran to the door. उसने लूसेटा के हाथ छोड़ दिए और दरवाजे की तरफ भागी। Lucetta herself saying recklessly, I will see it, turned to the window, threw up the sash and went out upon the balcony. लूसेटा ने खुद ही लापरवाही से कहा कि मैं इसको देख लूंगी। खिड़की की ओर मुड़ी, खिड़की का शटर ऊपर उठाया और बालकनी में चली गई। Elizabeth immediately followed and put her arm round her to pull her in. एलिजाबेथ तुरंत उसके पीछे गई और उसे अंदर खींचने के लिए अपना हाथ उसके गले में डाल दिया। Luceta's eyes were straight upon the spectacle of the uncanny revel, now dancing rapidly. लूसेटा की नजरें उस सीधे अजीब उत्सव के तमाशे पे थी, जो बड़े तेजी से नाच रहा था। वो उत्सव, वो तमाशा, उस तमाशे को देख रही है लूसेटा डायरेक्टली, जो नीचे तेजी से नाच रहे थे। The numerous lights around the two effigies threw them up into lurid distinctness. तो दोनों पुतलों के चारों ओर लगी हुई बहुत ज्यादा रोशनियां उन्हें भयानक रूप से अलग अलग दिखा रही थी। It was impossible to mistake the pair for other than the intended victims. ये समझना असंभव था
कि ये दोनों पुतले उन दोनों इच्छित पीड़ितों के अलावा किसी और के हैं। दोनों बोले तो माइकल हैंचर्ड और रूसेटा। कम इन इम्प्लोर्ड एलिजाबेथ एंड लेट मी शट द विंडो। अंदर आ जाओ, जेन ने विनती की है, और मुझे खिड़की बंद करने दो। शी इज मी इवन टू द पैरासोल, माई ग्रीन पैरासोल। वो मैं हूँ, वो जिसके ऊपर छत्र लगा हुआ है। पैरासोल का मतलब है छाता। वो मेरा ग्रीन पैरासोल, मेरे जैसा ही वो छाता है वहां पे। उस पैरासोल के नीचे कौन है? मैं हूँ। क्राइड लूसेटा विद ए वाइल्ड ऑफ एज शी स्टेप्ड इन। लूसेटा ने एक जंगली हंसी हंसते हुए अंदर की ओर कदम रखते हुए ये बात कही है। शी स्टूड मोशनलेस फॉर 1 सेकेंड एंड फेल हेवीली टू द फ्लोर। वो 1 सेकंड के लिए बिना हिले खड़ी रही और उसके बाद जोर से फर्श के ऊपर गिर पड़ी है। काफी धक्का लगा है उसे ये सब देख करके। ऑलमोस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ her fall, the rude music of the Skymington ceased. उसके गिरने के लगभग तुरंत बाद ही स्किमिंगटन राइड का कर्कश संगीत बंद हो गया। The roars of sarcastic laughter went off in ripples, and the trampling died out like the rustle of a spent wind. उस व्यंग्य वाली जो हंसी की गर्जना है वो लहरों में बदल गई, और रौंदने की एक आवाज एक थकी हुई सी हवा की सरसराहट में बंद हो गई। एलिजाबेथ वॉज ओनली इनडायरेक्टली कॉन्शियस ऑफ दिस। केवल एलिजाबेथ को ही इस बात का प्रत्यक्ष रूप से एहसास था। शी हैड रंग द बेल एंड वॉज बेंडिंग ओवर लुसेटा, हु रिमेन्ड कन्वर्स्ड ऑन द कारपेट इन द पेरोक्सिमस ऑन एन ऑफ एन एपिलेप्टिक सीजर। तो जेन ने घंटी बजाई, जो कि लुसेटा के ऊपर झुकी हुई थी। ये मिर्गी के दौरे की वजह से कालीन पे ऐंठ रही थी। कौन? लूसेटा। ऐसा लग रहा था उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया है। ठीक है। पैरोक्सिम्स ऑफ एन एपिलेक्टिक सीजर मतलब मिर्गी के दौरे की वजह से ऐंठ जाना, शरीर का ऐंठ जाना, एकदम से बिल्कुल अकड़ जाना, या फिर यूं कहें कि चलने फिरने की अवस्था में या होश में ना होना, है ना। शी रैंग अगेन एंड अगेन इन वेन। उसने बार बार चिल्लाया, बार बार घंटी बजाई, लेकिन सब व्यर्थ था। The probability being that the servants had all run out of the house to see more of the demonic Sabbath than they could see within. और संभावना किस चीज की थी? संभावना इस बात की थी कि वो जो नौकर हैं वो घर से बाहर भाग गए थे, ताकि वो अंदर से जितना ज्यादा देख सकें उससे कहीं ज्यादा वो शैतानी काम को देख सकते हैं। डेमोनिक सैबत का मतलब शैतानी से भरे हुए काम, शैतानी से भरी हुई हरकत, जो कि किस दिन की जा रही है? सैबत के डे पे, एक धार्मिक दिन पे की जा रही है। सैबत का डे क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि दिन के समय में कितना अच्छा माहौल था, एक शाही व्यक्ति आया था, इसलिए। तो ये डेमोनिक सैबत को, ये इस राक्षसी प्रवृत्ति वाले सैबत काम को, देखिए यहाँ पे है ना आपका हो गया ये जो द डेमोनिक सैबत है ना, दोनों शब्दों के एक दूसरे से मीनिंग कॉन्ट्रास्ट हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, अपन लाइन कंप्लीट कर देते हैं। कि वो जो नौकर है ना, वो नौकर, किसी ने भी नहीं सुनी जेन की आवाज, क्योंकि उसने, उन नौकरों ने बाहर जा करके उस हरकत को, शैतानी हरकत को देखा था, जिसको देख करके लूसेटा ऊपर बेहोश हो चुकी थी। तो डेमोनिक सैबत पे आते हैं अपन। डेमोनिक सैबत में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो अपोजिट फ्रेज एक दूसरे के ठीक बगल में होते हैं। ये किसी एक गुण के अपोजिट, एक क्वालिटी के अपोजिट, ठीक अपोजिट दूसरी क्वालिटी को एक दूसरे के आसपास जक्स्टापोज करता है। ठीक है, एक दूसरे के आसपास रखता है। वैसे तो देखिए लोग इनमें ना काफी कंफ्यूज होते हैं, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन हम जल्दी ही फिगर ऑफ स्पीच की एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एजोनेंस और ये सब चीजें भी आपको, और ऑक्सीमोरॉन हो गया, पैराडॉक्स हो गया, सिनिक डकी हो गया, हाइपरबली हो गया, है ना, ओनामोटोपोइया हो गया, एनाफोरा हो गया, ये सभी चीजें हम आपको एकदम बढ़िया से इस तरीके से कंफर्म, इस तरीके से समझा कर याद करा देंगे कि आप जिंदगी में दोबारा कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो फिलहाल वापस फोकस करते हैं हम यहीं पे। तो डेमोनिक सैबत में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? पैराडॉक्स हो गया। At last Farfrae's man, who had been agape on the doorstep, came up.
और आखिरकार फायरफ्रे का वो आदमी जो दरवाजे पर अगेप करके, अपने मुंह को अगेप करके, अगेप का मतलब क्या होता है, ऐसे उदासीनता से देखते हुए, ठीक है, मतलब कि वो दरवाजे पे खड़ा हुआ है और उस हरकत को देख रहा है, उस बाहर जो हो रहा है ना, हरकत हो रही है बाहर, जो स्किमिंगटन राइड हो रही है, उसको उबाकी देते हुए या मुंह खोले हुए, एकदम ऐसा लग रहा है कि भौचक्का सा है वो व्यक्ति उस चीज को देखते हुए। तो अगेप का मतलब होता है शॉक्ड स्थिति में, वो एकदम भौचक्का होकर दरवाजे पर खड़ा होके जिन चीजों को देख रहा था, आखिरकार वो आदमी ऊपर आया। देन द कुक, उसके पीछे पीछे कौन आया है, रसोईया। द shutters hastily pushed to by Elizabeth were quite closed. A light was obtained. Rosetta carried to her room, and the man sent off for a doctor. वो शटर्स, वो पर्दे जो हैं, वो तेजी से तुरंत एलिजाबेथ ने नीचे गिरा दिए थे, बंद कर दिए गए थे, रोशनी कर दी गई थी। लूसेटा को अपने रूम में ले जाया गया और उसके बाद एक आदमी को डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा गया। While Elizabeth was undressing her, she recovered consciousness. और जब एलिजाबेथ उसके कपड़े उतार रही थी तो वापस उसे होश आ गया लूसेटा को। But as soon as she remembered what had passed, the fit returned. लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि क्या अभी अभी हुआ है, क्या अभी अभी बीता है, वो फिर से बेहोश हो गई, उसको फिर से दौरा पड़ गया। फिट रिटर्न का मतलब है फिर से उसे दौरा पड़ गया, मतलब वही माहौल फिर से रिपीट हो गया। द डॉक्टर अराइव्ड विद अनहोप्ड फॉर प्रॉम्प्टिट्यूड। डॉक्टर्स जो हैं वो बिना उम्मीद वाली तत्परता के साथ में, अनहोप्ड फॉर प्रॉम्प्टिट्यूड मतलब अप्रत्याशित तत्परता, तो डॉक्टर्स बिना किसी उम्मीद की तैयार होकर के यहाँ पे पहुंचे हैं। ही हैड बीन स्टैंडिंग एट हिज डोर्स लाइक अदर्स वंडरिंग दैट द अप्रोर मींट। वो भी अन्य लोगों की तरह अपने दरवाजे पे खड़ा सोच रहा था कि ये शोरगुल क्या है। As soon as he saw the unhappy sufferer, he said, जैसे ही उसने उस दुखी परेशान व्यक्ति को देखा, उसने कहा, in answer to Elizabeth's mute appeal, एलिजाबेथ की मूक अपील के, मूक विनती के जवाब में, दिस इज सीरियस, ये तो काफी गंभीर है। दिस इज ए फिट, एलिजाबेथ सेड, तो एलिजाबेथ ने कहा है कि ये दोबारा हुआ है। फिट है मतलब ये तो दोबारा हुआ है, इससे पहले भी एक बार हुआ था, ये होश में आई थी, लेकिन फिर से दोबारा ऐसा हो गया। Yes, but a fit in the present state of her health means mischief. You must send at once for Mr. Farfrey. Where is he? हाँ, लेकिन उसके वर्तमान स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए उसका दौरा पड़ना काफी खतरनाक है। आपको तुरंत मिस्टर फारफे को बुलाना चाहिए। वो कहाँ पे हैं? He has driven into the country, sir, said the parlour maid, to some place on the Budmouth road. He is likely to be back soon. तो वो कहाँ गए हैं? वो किसी बाहर गांव में गए हैं सर, नौकरानी ने कहा है, बडमौथ रोड पर किसी जगह पर, और वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। Never mind, he must be sent for. In case he should not hurry, the doctors returned to the bedside again. The man was dispatched, and they soon heard him clattering out of the yard at the back. कोई बात नहीं, लेकिन उसे बुलाना ही होगा, कहीं वो, इन केस ही शुड नॉट हरी, कि ठीक है, जल्दबाजी नहीं हुई तो, अगर वो खुद जल्दी नहीं आया तो उसे बुलाना ही होगा। डॉक्टर फिर से बिस्तर के पास लौट आया, उसने उस आदमी को बुला लिया और जल्द ही उन्होंने उसे पीछे के यार्ड से बाहर निकलते हुए सुना। मतलब कोई आदमी भेजा गया है, किसको बुलाने के लिए? डोनाल्ड फारफे को बुलाने के लिए। Meanwhile, Mr. Benjamin Grover, that prominent burgess of whom mention has been already made, hearing the din of cleavers, tongues, tambourines, kids, crowds, humstrums, serpents, ram horns, and other historical kinds of music, as he sat indoors in the high street, had put on his hat and gone out to learn the cause. और इस दौरान जो बेंजामिन ग्रोवर है, वो प्रमुख बर्गेस व्यक्ति, जिसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। बर्गेस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, आप भूल गए होंगे, तो दोबारा बता देता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति है जो कि उस टाउन की गवर्निंग काउंसिल के अंदर एक पद पे बैठा हुआ है, ठीक है, मजिस्ट्रेट और मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ ए टाउन। तो मतलब अधिकारी जैसा व्यक्ति है जो बेंजामिन ग्रोवर है ना। तो ये बेंजामिन ग्रोवर, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, वो हाई स्ट्रीट के घर में बैठे हुए क्रीवर, टोंग्स यानी चिमटे, अब ये सारे उनके नाम है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उनके नाम है। क्रीवर्स, टोंग्स, टेम्बोरिन्स मतलब डफ, किड्स, क्राउड्स। अब इसमें ना ये हम सारे वर्ड्स का मतलब तो देखिए अपन लोगों को भी नहीं पता है, क्योंकि ये कुछ उनके कल्चरल
इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ पर नहीं होते, कल्चर्स अलग अलग होते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे भपंग होता है, तो अब ये लोग उसको कैसे बताएंगे भाई, भपंग को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। इसलिए कुछ वाद्य यंत्र ऐसे हैं जिनके इंग्लिश में नाम इंग्लिश के ही हैं, लेकिन कुछ के हिंदी में भी हैं। जैसे टेम्बोरिन का तो हमको पता है कि भाई ढपिया ढपरी बोलते हैं, लेकिन किट्स तो अब किट्स है। क्राउड्स, हमस्ट्रम्स, सर्पेंट्स, रैम हॉर्न्स क्या होते हैं, जो सांड होते हैं, बैल होते हैं, उनके सींगों से बनाया जाता है। रैम देखिए, वैसे तो रैम बोलते हैं, एक जंगली भेड़ जो होती है ना उसको बोलते हैं, वो जो आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, एकदम हष्ट पुष्ट होती है, बलिष्ठ सी, उसको बोलते हैं। तो उसके जो सींग होते हैं ना, उससे बनाए जाने वाला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एंड अदर हिस्टोरिकल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, और इस तरह के और बहुत सारे ऐतिहासिक प्रकार के जो संगीत के आइटम्स हैं, उनका शो सुनकर वो जो बर्गेस है, वो उसने अपनी टोपी पहन ली, और इस सब शोर का कारण जानने के लिए वो बाहर निकल गया था। He came to the corner of our fireplace and soon guessed the nature of the proceedings. वो तुरंत ही फायरफे के घर के पास कोने में आया, और जल्द ही उस कार्यवाही की प्रकृति का अनुमान लगा लिया। मतलब उसको जल्द ही इस बात का अनुमान लग गया कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, स्किमिंगटन राइड हुई है। For being a native of the town, he had witnessed such rough jests before. चूंकि वो इस टाउन का एक नेटिव था, मूल निवासी था, उस इसलिए उसने इस तरह के असभ्य मजाक, रफ जेस्ट्स, जो स्किमिंगटन राइड है ना, इस तरह के असभ्य मजाक पहले भी देखे थे। His first move was to search hither and thither for the constables. There were two in the town, shivered men whom he ultimately found in hiding up an alley, yet more shivered than usual, having some not ungrounded fears that they might be roughly handled if seen. तो उसका पहला कदम क्या था, कि उसका पहला कदम था कांस्टेबल्स को इधर उधर खोजना, जो कि उस शहर में दो थे। वो सिकड़े हुए डरे हुए आदमी, उन दोनों आदमियों को आखिरकार जो बेंजामिन ग्रोवर है, उसने एक गली में छिपे हुए पाया। वो सामान्य से कहीं ज्यादा सिकड़े हुए थे, थोड़े से डरे हुए से थे, और कुछ अजीब सी आशंकाएं भी थी कि अगर उन्हें देखा गया तो शायद उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा सकता है। उन दोनों व्यक्तियों में, जो दोनों कांस्टेबल हैं, वो एक एक गली के अंदर छुपे हुए हैं, ठीक है। क्यों छुपे हुए हैं वो, कि अगर उन दोनों को ये स्किमिंगटन राइड वाले लोगों ने देख लिया, तो शायद इन दोनों के साथ में कुछ बुरा व्यवहार किया जा सकता है। इस डर की वजह से ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये छुप गए हैं। लेकिन इन दोनों को ढूंढ लिया है साहब बेंजामिन ग्रोवर ने। What can we two poor lemmings do against such a multitude? आखिर हम दो बेचारे लेमिंगर्स जो हैं, लामिगर्स, एक भीड़ के आगे क्या। तो ये दोनों कांस्टेबल अपने आप को क्या कहते हैं, लामिगर्स कहते हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर हम दो बेचारे लामिगर्स क्या कर सकते हैं। अब लामिगर्स जो है ना, ये कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों को जो कि लंगड़े होते हैं या अपंग होते हैं। तो वो अपने आप को यहाँ पे लंगड़ा या अपंग मान रहे हैं। हालांकि लंगड़ा या अपंग होंगे तो नहीं वो, क्योंकि पुलिस में लंगड़े और अपंग लोगों का क्या काम, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बड़ा असहाय सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपोस्टुलेटेड स्टबर्ड इन आंसर टू मिस्टर ग्रोवर्स शीडिंग। मिस्टर ग्रोवर की डांट के जवाब में डांट के जवाब में ये बात किसने कही है, स्टबर्ड ने कही है। एक्सपोस्टुलेटेड का मतलब है रिप्लाई देना, डरे सहमे रूप में रिप्लाई देना। तो मिस्टर ग्रोवर ने उन दोनों को फटकारा है, डांटा है। शाइडिंग का मतलब क्या होता है, डांटना या फटकारना। तो मिस्टर ग्रोवर की फटकार के जवाब में स्टबर्ड, जो डरा हुआ स्टबर्ड है, उसने कहा है कि आखिर हम दो बेचारे लामिगर्स इस भीड़ के सामने क्या कर सकते हैं। इट इज टेम्पटिंग देम टू कमिट फेरो डे से अपॉन अस, एंड दैट वुड बी द डेथ ऑफ द परपेट्रेटर। तो ये उन्हें हमारे साथ अन्याय करने के लिए लुभाता है। हम जो लोग हैं ना, कांस्टेबल वगैरह, हम लोग उन्हें हमारे साथ अन्याय करने के लिए लुभाते हैं। और ऐसा करने वाले जो व्यक्ति हैं, ऐसा जिनके साथ में होगा, डर की वजह से शायद उन दोनों की, उन लोगों की, जो लोगों को इस अन्याय का सामना करना पड़ता है, तो डर की वजह से शायद उनकी मौत भी हो जाए। एंड वी वोंट बी द कॉज ऑफ अ फेलो क्रीचर्स डेथ ऑन नो अकाउंट, नॉट वी। और हम किसी भी हालत में अपने साथी प्राणी की मौत का कारण नहीं बनेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। गेट सम हेल्प देन, हेयर आई विल कम विद यू। तो फिर कुछ मदद ले लो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वी विल सी वॉट ए फ्यू वर्ड्स ऑफ अथॉरिटी कैन डू। हम भी देखेंगे कि आखिर अथॉरिटी के, अधिकार के कुछ शब्द क्या कर सकते हैं। क्विक नाउ, हैव यू गॉट योर स्टेव्स। चलो जल्दी करो, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी छड़ियां हैं।
डंडे वगैरह। We didn't want the folk to notice us as law officers being so short-handed, sir. So we pushed our government staffs up this water pipe. हम नहीं चाहते थे कि ये लोग हमें कानून के अधिकारी के रूप में देखें, क्योंकि हमारे पास बहुत कम कर्मचारी हैं। इसलिए हमने हमारी जो सरकारी लाठी है ना, उनको इस पानी के पाइप के अंदर धकेल दिया है, इसके पानी के पाइप में घुसा दिया है। Out with them and come along, for heaven's sake. Ah, here is Mr. Blowbody. That's lucky. Blowbody was the third of the three borough magistrates. भगवान के लिए उन्हें बाहर निकालो और साथ चलो। ओहो, मिस्टर ब्लोबडी भी आ गए। कितना भाग्यशाली बात है। अभी जो ब्लोबडी है ना, ये उस नगर के 3 मजिस्ट्रेट्स में से एक था। वेल, व्हाट इज द रो, सेड ब्लोबडी, गॉट देयर नेम से। अच्छा, क्या बात हो गई, क्या झगड़ा हो गया? ब्लोबडी ने कहा कि उनके नाम मिले क्या, जिन लोगों ने स्किमिंगटन राइड परफॉर्म की थी, उनके नाम मिले क्या? नो नाउ सर, नो नाउ, सेड ग्रोवर टू वन ऑफ द कॉन्स्टेबल्स। नहीं, अभी तक नहीं, ग्रोवर ने एक कांस्टेबल से कहा। यू गो विद मिस्टर ब्लोबडी round by the old walk and come up the street and I will go with stubborn straight forward। तो उसने कांस्टेबल से कहा है, उनको तो जवाब दे दिया है मिस्टर ब्लोबडी को कि नहीं, और वो कहता है कि अब उसने एक कांस्टेबल से कहा है कि भाई, एक कांस्टेबल से, इस दो कांस्टेबल है वहां पे, एक का नाम क्या है, स्टबर्ड, दूसरे का नाम नहीं दिया गया है। तो बिना नाम वाले जो कांस्टेबल है उससे कहा है कि भाई तुम जो ओल्ड वॉक है, पुरानी जो सड़क है ना, वहां पे जाओ मिस्टर ब्लोबडी के साथ में, और फिर वापस में कहाँ मिलते हैं, हम स्ट्रीट के पास मिलते हैं, और मैं सीधे जाता हूँ स्टबर्ड के साथ में। बाय दिस प्लान वी शैल हैव देम बिटवीन अस, और इस प्लान से हम उन लोगों को अपने बीच में ही दबोच लेंगे, पकड़ लेंगे। गेट देयर नेम्स ओनली, उनके सिर्फ नाम पता लगाने हैं। नो अटैक और इंटरप्शन, कोई उन पे अटैक नहीं करना है, कोई उनके काम में बाधा नहीं बनना है, क्योंकि हम दो दो लोग हैं, दो दो समूह में, दो दो के ग्रुप में बटे हुए हैं। उन लोगों ने हमको पकड़ दिया तो हमको दौंच देंगे, हमारी चटनी बना देंगे, है ना। इसलिए सिर्फ उनके नाम पता लगाना है, कोई अटैक नहीं करना है, कोई इंटरप्शन नहीं करना है। Thus they started, but as stubborn with Mr. Grover advanced into Corn Street whence the sounds had proceeded, they were surprised that no procession could be seen। और इस तरह वो चल पड़े, लेकिन जब स्टबर्ड और मिस्टर ग्रोवर कॉर्न स्ट्रीट की ओर बढ़े जहां से आवाजें आ रही थी, तो उन्हें आश्चर्य हुआ ये देखकर कि वहां पर कोई भी जुलूस नहीं था। दे पास्ड फायरफ्रेज एंड लुक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, उसके बाद वो फायरफ्रे के घर के पास से गुजरे और सड़क के अंत की ओर देखा। द लैम्प फ्लेम्स वेव्ड, द वॉक ट्रीज सोड, अ फ्यू लॉन्गर्स स्टूड अबाउट विद देयर हैंड्स इन देयर पॉकेट्स, एवरीथिंग वाज एज यूजुअल। वो जो लैंप है, उसकी लपटें लहरा रही थी, वेव कर रही थी, और वॉक के पास, उस फुटपाथ के पास जो पेड़ हैं वो सरसरा रहे थे। कुछ लोग अपनी जेबों में हाथ डाले हुए खड़े थे, और सब कुछ सामान्य था। एवरीथिंग वाज यूजुअल। हैव यू सीन अ मोटली क्राउड मेकिंग अ डिस्टर्बेंस, ग्रोवर सेड magisterially to one of these in a fustian jacket who smoked a short pipe and wore straps round his knees। क्या आपने किसी रंग बिरंगी भीड़ को उत्पात मचाते हुए देखा है? ग्रोवर ने फसियन जैकेट पहने हुए एक व्यक्ति से, जो कि पाइप पी रहा था, जिसके घुटने के चारों ओर पट्टियां बंधी हुई थी, उनसे अधिकार पूर्वक पूछा। कैसे अधिकार के साथ? मजिस्ट्रेट वाले अधिकार के साथ पूछा है, एक फसियन जैकेट पहने हुए व्यक्ति से जो कि पाइप पी रहा है, ठीक है। वो कहता है, बेग यू पार्डन सर, मुझे माफ कीजिए सर। Blandly said the person addressed, who was no other than Charles of Peter's Finger। Mr. Grover repeated the word। माफ कीजिए सर, संबंधित व्यक्ति ने विनम्रतापूर्ण तरीके से कहा है, जो कोई और नहीं बल्कि पीटर्स फिंगर का कौन था? चार्ल्स था। और मिस्टर ग्रोवर ने शब्दों को दोहराया। Charles shook his head to the zero of childlike ignorance। No, we haven't seen anything, have we, Joe? And you was here afore I। तो उस चार ने बच्चों के जैसी अज्ञानता के भाव से अपना सिर हिलाया और बोला कि नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, है ना जो? और तुम तो मुझसे पहले यहाँ आ गए थे, तो मतलब तुमने भी नहीं देखा ना। जोसेफ वॉज क्वाइट एज ब्लैंक एज द अदर इन हिज रिप्लाई। जोसेफ भी दूसरे लोगों की तरह अपने उत्तर में काफी उदासीन था, ब्लैंक था। दैट्स ऑड, सेड मिस्टर ग्रोवर। अच्छा, काफी अजीब है, मिस्टर ग्रोवर ने कहा।
आहा, here is a respectable man coming that I know by sight. एक सम्मानीय व्यक्ति आ रहा है जिसे मैं देखकर पहचानता हूँ. Have you, he inquired, addressing the nearing shape of Job. Have you seen any gang of fellows making a devil of a noise, skimmington riding or something of its sort? क्या तुमने, उसने जॉब की निकट आती आकृति को संबोधित करते हुए पूछा है. जॉब आ गया है मतलब यहाँ पे. तो उसने जॉब से पूछा है कि क्या तुमने किसी गिरोह के लोगों को स्किमिंगटन राइड परफॉर्म करते हुए या शोर मचाते हुए या इसी तरह का कुछ करते हुए देखा है क्या? Oh no, nothing, sir, Job replied, as if receiving the most singular news. But I have not been far tonight, so perhaps. अरे नहीं सर, जॉब ने उत्तर दिया, मानो उसे कोई बहुत ही अनोखी खबर मिली हो. कितने नौटंकी कर रहा है ये आदमी. लेकिन मैं आज रात ज्यादा दूर नहीं गया था, इसीलिए शायद, मुझे नहीं पता मतलब. ओह, इट वॉज हेयर, जस्ट हेयर, सेड द मजिस्ट्रेट. ओ, यहीं हुई थी, यहीं पे हुई थी भाई, मजिस्ट्रेट ने कहा. नाउ आई हैव नोटिस्ड. Come to think of that, the wind in the oak trees makes a peculiar poetical like murmur tonight, sir. ओह, अब मैंने गौर किया. अब मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इस वॉक के पेड़ों में रात में जो हवा है एक अजीब सी बड़बड़ाहट पैदा करती है श्रीमान. शायद मेरे ख्याल से ये वही होगा. मोर देन कॉमन, सामान्य से अधिक. सो परहैप्स इट वाज दैट, तो शायद ये वही होगी. जॉब सजेस्टेड, जॉब ने सुझाव दिया. तो जॉब कैसे बेवकूफ बना रहा है इनको, देखो तो सही. वो उनको ये कह रहा है कि शायद ये रात में हवा की वजह से जो पेड़ों की फड़फड़ाहट है ना, वो आवाज होगी. तुमको समझ नहीं आ रही है इस चीज को, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि पेड़ों की फड़फड़ाहट होगी. एज ही रीअरेंज्ड हिज हैंड इन हिज ग्रेट कोट पॉकेट, उसने अपने हाथों को अपने कोट की पॉकेट में एडजस्ट करते हुए इस बात को बोला है. Where it ingeniously supported a pair of kitchen tongs and a cow's horn thrust up under his waistcoat. तो उसके वेस्टकोट में क्या रखा हुआ है? एक चिमटा रखा हुआ है किचन किचन का. और क्या रखा हुआ है? एक गाय का सींग रखा हुआ है. ठीक है, उसके वेस्टकोट के नीचे की ओर ये दोनों चीज रखी हुई हैं. मतलब वो स्किमिंगटन राइड में शामिल था. और हमने देखा था लास्ट चैप्टर में कि जॉब, उस बात को, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट चैप्टर में, कि जॉब इनसे रिवेंज तो लेना ही चाहता है, इसलिए वो इसको परफॉर्म जरूर करेगा. नो नो नो, डू यू थिंक आई एम ए फूल? कांस्टेबल, कम दिस वे, दे मस्ट हैव गॉन इनटू द बैक स्ट्रीट. नहीं नहीं नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? कांस्टेबल, इधर आओ. वो पीछे वाली गली में चले गए होंगे. Neither in back street nor in front street, however, could the disturbers be perceived. And Blowbody and the second constable who came up at this time brought similar intelligence. ना तो पिछली गली में ना सामने वाली गली में उपद्रवियों को देखा जा सकता था. और ब्लोबडी और दूसरा कांस्टेबल जो इस समय यहाँ पे आया था, वो भी वही सेम खुफिया जानकारी लेकर आ गया था. एफिजीज, डोंकी, लैंटर्न्स, बैंड, ऑल हैड डिसअपियर्ड लाइक द क्रू ऑफ कॉम्यू. तो पुतले, गधे, लालटेन, बैंड, वो सभी कॉम्यू के क्रू की तरह गायब हो गए थे. तो ये देखिए, अब है ना एक रेफरेंस हो रहा है यहाँ पे फिर से क्रू ऑफ कॉम्यू का. अब कुछ लोग क्या है सो कॉमस बोलते हैं, लेकिन कॉमस नहीं है, ये कॉम्यू है ना. तो क्रू ऑफ कॉम्यू क्या है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक परेड करने वाला दल था. तो ये दल एक समय में ऐसा था कि काफी ज्यादा प्रचलित था. और फिर सरकार ने जब नियम बदल दिए थे, तब ये दल बिल्कुल गायब हो गया था. तो जिस तरीके से वो दल गायब हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पे इस बात की तुलना की गई है कि ये जो परेड हुई है, ये जो स्किमिंगटन राइड हुई है, इसके लोग भी क्रू ऑफ कॉम्यू की तरह गायब हो गए थे. Now, said Mr. Grover, there is only one thing more we can do. Get you half a dozen helpers and go in a body to Mixon Lane and into Peter's Finger. तो अब मिस्टर ग्रोवर ने कहा कि हम एक ही काम कर सकते हैं. हम आधा दर्जन सहायकों को लेकर मिक्सन लेन जा सकते हैं और पीटर्स फिंगर में जा सकते हैं. आई एम मच मिस्टेकन इफ यू डोंट फाइंड a clue to the perpetrators there. तो मैं बहुत बड़ी गलती करूंगा यदि हमें वहां पे अपराधियों का कोई भी सुराग नहीं मिला तो. द द rusty jointed executors of the law mustered assistance as soon as they could and the whole party marched off to the lane of notoriety. तो वो कानून के जंग खाए जोड़ वाले लोग जो थे, कानून के जंग खाए जोड़ वाले क्यों कहा गया है इनको? रस्टी जॉइंटेड एग्जीक्यूटर्स, क्योंकि ये जो
दो आदमी थे, ये मेयर की काउंसिल के आदमी हैं, बहुत पावरफुल आदमी हैं। साथ ही साथ उनके साथ दो कांस्टेबल भी हैं। तो इतने अच्छे खासे पद पे होने के बावजूद, कानून के एकदम संरक्षक होने के बावजूद, ये उन लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ पाए जिन लोगों ने स्किमिंगटन राइड परफॉर्म की है। अभी तक उनको ढूंढ तक नहीं पाए हैं। तो इसलिए इनको रस्टी जॉइंटेड एग्जीक्यूटर्स ऑफ लॉ मस्टर्ड असिस्टेंस कहा गया है, कि कानून के द्वारा, कानून के जंग खाए हुए ये लोग, ये निष्पादक, ये असिस्टेंट्स किए जाने वाले एग्जीक्यूटर्स, ये इतने दमदार लोग, ये भी, इन्होंने भी जितनी जल्दी हो सका पूरी सहायता जुटाई। ठीक है। और उसके बाद में ये पूरा जो दल है, वो आधा दर्जन लोग जो इन्होंने इकट्ठा किए ना, वो पूरा दल उस बदनाम गली की ओर चल पड़ा। द लेन ऑफ नोटोरियटी, मतलब बदनामी से भरा हुआ दल। हमने पहले ही पढ़ा है ना कि मिक्सन लेन में किस तरह के लोग रहते थे। तो उस बदनाम दल की, बदनाम गली की ओर चल पड़ा। It was no rapid matter to get there at night, not a lamp or glimmer of any sort offering itself to light the way, except an occasional pale radiance through some window curtain or through the chink of some door which could not be closed because of the smoky chimney within. तो रात में इस जगह पे पहुंचना आसान काम नहीं था। किसी भी तरह के कोई लैंप या रोशनी नहीं थी जिससे रास्ता दिखाया जा सके, सिवाय खिड़की के पर्दे से या किसी दरवाजे की जो दरार है उससे कभी कभी हल्की रोशनी आ सकती थी, जिसे वो, जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ देख पा रहे थे। लेकिन वो जो दरार है ना, और ये जो पर्दों के अंदर से रोशनी आ रही है, ये भी इसी वजह से आ रही है क्योंकि लोगों के घर हैं। अब पूर्ण रूप से तो घर को बंद नहीं किया जा सकता। तो उनके घर में जो धुएं हैं, स्मोकी चिमनीज हैं, उनमें से निकलने वाले धुएं को बाहर निकालने के लिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा दरवाजे या खिड़कियां खोली हुई हैं। उनमें से रोशनी आ रही है बस, और कोई भी जरिया ही नहीं है यहाँ पे रोशनी के आने का, लाइट के आने का। At last they entered the inn boldly by the till then bolted front door, after a prolonged knocking of loudness commensurate with the importance of their standing. आखिरकार वो अपनी स्थिति के महत्व के हिसाब से बड़ी जबरदस्त दस्तक के साथ में उस बंद दरवाजे के सामने साहसपूर्ण तरीके से, एकदम दमदार तरीके से, जोर शोर से उस इनके अंदर, पीटर्स फिंगर के अंदर एंटर किए, प्रवेश किए। In the settles of the large room, guided to the ceiling by cords as usual for stability, an ordinary group sat drinking and smoking with status quiet of demeanor. बड़े कमरे की कुर्सियों में, जो हमेशा की तरह स्थिरता के लिए छत से डोरियों से बंधी हुई थी, वो कुर्सियां, एक साधारण समूह चुपचाप शराब पी रहा था और स्मोकिंग कर रहा था। The landlady looked mildly at the invaders, saying in honest accents, "Good evening, gentlemen. There is plenty of room. I hope there is nothing amiss." तो मकान मालिक ने इन इन्वेडर्स की ओर, इन आक्रांताओं की ओर, इन आक्रमणकारियों की ओर देखा है हल्के आंखों से, और काफी ईमानदारी से एक अच्छे लहजे में कहा है, गुड इवनिंग सज्जनों, यहाँ पे बहुत जगह है। मुझे उम्मीद है कि शायद आपके साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी। They looked around the room. "Surely," said Stubbard to one of the men, "I saw you by now in Corn Street. Mr. Grover spoke to thee." तो उन्होंने कमरे में चारों ओर देखा और कहा, जरूर। फिर स्टबर्ड ने एक आदमी से कहा कि मैंने तुम्हें कॉर्न स्ट्रीट में देखा था, मिस्टर ग्रोवर ने तुमसे बात की थी। द मैन हु वॉज चार्ल शुक हिज हेड एब्सेंटली। तो वो आदमी कौन था? चार्ल था। उसने अपना सर हिलाया, एब्सेंटली। ठीक है, उसने अपना सर गैर मौजूदगी वाली स्थिति से हिलाया है। आई हैव बीन हेयर दिस लास्ट आवर, हैवंट आई नैंस? मैं पिछले एक घंटे से यहाँ हूँ, है ना नैंस? ही सेड टू द वुमन हु मेडिटेटिवली सिप्ड हर एयर नियर हिम। उसने उसने ये बात उस महिला से कही जो ध्यान मग्न होकर उसके पास अपनी शराब पी रही थी। फेथ दैट यू हैव, विश्वास करो, तुम ही थे। आई केम इन फॉर माई क्वाइट सपर टाइम हाफ पिंट एंड यू वर हेयर देन एज वेल एज ऑल द रेस्ट। मैं अपने शाम का शांति से भोजन करने के लिए और आधा पिंट पीने के लिए यहाँ पे आई थी, पर तुम भी तब यहीं थे और बाकी सब भी यहीं थे। तुम भी बाकी सब लोगों की तरह यहीं तो थे। विश्वास है कि हाँ, सही कह रहे हो, तुम यहीं तो थे। जब मैं शाम को खाना खाने और आधा पिंट पीने के लिए आई थी, तब तुम सब और बाकी सब यहीं तो थे।
The other constable was facing the clock case where he saw reflected in the glass a quick motion by the landlady. Turning sharply, he caught her closing the oven door. दूसरा कांस्टेबल जो घड़ी का केस है उसके सामने खड़ा था, जहां उसने मकान मालकिन की हरकत को शीशे में देखा। तेजी से मुड़ते हुए उसने देखा कि वो ओवन का दरवाजा बंद कर रही है। ठीक है। Something curious about that oven, ma'am? He observed, advancing, opening it and drawing out a tambourine. उस ओवन में कुछ अजीब चीज है क्या मैडम? उसने आगे बढ़ते हुए उसे खोलते हुए और एक टेम्बोरिन ढपली निकालते हुए कहा। आहा, she said apologetically, that's what we keep here to use when there is a little quiet dancing. हाँ, उसने क्षमा से भरे हुए शब्दों में कहा, apologetically कहा कि ये वो चीज है जिसे हम यहाँ तब इस्तेमाल करने के लिए रखते हैं जब यहाँ पर हम थोड़ा सा छोटा मोटा डांस वांस का प्रोग्राम करते हैं। You see damp weather spoils it, so I put it there to keep it dry. आपको तो पता ही है कि जो खराब मौसम है, नमी वाला मौसम है, वो इस ढपली को खराब कर देता है, इसलिए मैंने इसे सुखाने के लिए यहाँ पे रखा है। और एकदम बढ़िया आर्ग्यूमेंट दिया है इसने, क्योंकि ढोलक या ढपली जो होती है वो वाकई में नमी वाले वेदर से खराब भी हो जाती है, नरम पड़ जाते हैं उसके जो दोनों हिस्से हैं अगल बगल के, है ना। तो उसको सुखाने के लिए धूप में रखना पड़ता है, तो यहाँ पे उसने उसको माइक्रोवेव ओवन में रखा है। द कॉन्स्टेबल नोडेड नोइंगली बट वॉट ही न्यू वॉज नथिंग। कॉन्स्टेबल ने जानबूझकर सिर हिलाया, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था। उसको पता ही नहीं था कि भाई ऐसा भी होता है, भाई डबली जो है वो खराब मौसम में यूजलेस हो जाती है और उसको सुखाना पड़ता है। नो हाउ कुड एनीथिंग बी एलिसिटेड फ्रॉम दिस म्यूट एंड इनऑफेंसिव असेंबली। इस मूक और बिना मतलब की सभा से किसी भी तरह का कुछ भी नहीं निकल पाया, कोई भी सुराग उनको नहीं मिला। इन अ फ्यू मिनट्स द इन्वेस्टिगेटर्स वेंट आउट एंड जॉइनिंग दोज ऑफ देयर ऑक्सिलरीज हु हैड बीन लेफ्ट एट द डोर दे परस्यूड देयर वे एल्सविदर। और कुछ ही मिनटों में वो जांच करने वाले लोग, इन्वेस्टिगेटर्स, बाहर निकल गए और अपने उन सहायकों के साथ जो कि दरवाजे पर ही खड़े थे दूसरी ओर चले गए। मतलब वो इनसे चले गए हैं, वो स्पीटर्स फिंगर से सारी जांच पड़ताल करने के बाद अब जा चुके हैं, मतलब जा रहे हैं और जा चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये स्कीमिंगटन राइड इस पूरे नोवेल का सेकंड सबसे बड़ा इंसिडेंट है, जो एक ग्रेट चेंज लाता है इस नोवेल के थीम में और यहाँ के माहौल में और इनके जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं उनके जीवन में भी, है ना। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।